द्वंद्व की दुविधा पूर्ति की तलाश। लेखक विक्रम साथी। प्रस्तावना। विक्रम साथी का गद्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि भावनाओं की स्वर लहरी है। ज्वलंत कल्पना और विचारोत्तेजक आत्मनिरीक्षण के साथ कच्चे मानवीय अनुभवों को शामिल करने की उनकी क्षमता उनके साहित्यिक कौशल का एक प्रमाण है। प्रत्येक वाक्य के साथ वह पाठकों को नायक के स्थान पर कदम रखने, उसकी लालसाओं और उसके संघर्षों को महसूस करने और अपनी स्वयं की यात्राओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। भाग 1। मेरे प्रिय पाठकों, आप एक ऐसे उपन्यास के माध्यम से यात्रा शुरू करने वाले हैं जो मेरे अस्तित्व की अप्रकाशित वास्तविकता को समाहित करता है। इन पन्नों का हर शब्द मेरे जीवन के बारे में पूर्ण सत्य रखता है। इस कथा में दिया गया प्रत्येक विवरण मेरे अनुभवों का बिल्कुल सही और सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। क्या आपने कभी मानवता के भीतर कमज़ोर लिंग की अवधारणा पर विचार किया है? जबकि शारीरिक पहलू निर्विवाद रूप से महिलाओं की ओर झुकता है, यह अंतर्निहित भावनात्मक जटिलता और पुरुषों का भटकने जैसा व्यवहार है जो वास्तव में उन्हें ब्रेकअप अर्थात संबंध टूटने के कारण आने वाली चुनौतियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। आज के युग में ब्रेकअप का विचार कुछ हद तक एक घिसे पिटे शब्द के रूप में विकसित हो गया है। एक ऐसा शब्द जो आमतौर पर उपयोग किया जाता है, लेकिन अक्सर गहरी समझ का अभाव होता है। वास्तविक समझ की तुलना में सनसनीखेज की ओर अधिक झुकाव होता है और वास्तव में विनाशकारी की तुलना में अधिक सनसनीखेज होता है। हालांकि मेरी स्थिति अनोखी थी, क्योंकि ब्रेकअप के कगार पर मुझे अपने एक अपरिचित पहलू का पता चला। मुझे अपने एक ऐसे संस्करण का सामना करना पड़ा जो अधिक नाजुक था, सांत्वना पाने में असमर्थ था, भावनाओं से प्रेरित था, जो तर्क और व्यवहारिकता को चुनौती देता था। मेरा यह अतार्किक और अब तक अनदेखा पक्ष एक अपरिहार्य क्षति से भयंकर रूप से जूझ रहा था। आज से 4 साल पहले मैं नियमित ढंग से स्कूल जाया करता था और मुझे सबसे अच्छे छात्रों में गिना जाता था। नहीं, मैं किताबों में डूबे रहने वाला रूढ़िवादी छात्र नहीं था। अपने माता पिता के अटूट समर्थन के साथ मेरी चिकित्सा के क्षेत्र में कदम रखने की स्पष्ट महत्वाकांक्षा थी और मैं डॉक्टर बनना चाहता था। साथ ही भौतिकी जैसे कट्टर विज्ञान से के जटिल तर्क के प्रति भी मेरा आकर्षण था। इसके साथ ही मैं पूरे दिल से कविता के प्रति अपने जुनून में डूबा हुआ था और पूरे जोश के साथ छंदों की रचना करता रहता था। इसके अलावा मैं स्कूल बैंड के साथ गिटार भी बजाया करता था। साथ ही अपने करीबी दोस्तों में से एक के साथ संगीत की यात्रा भी शुरू की थी। आप यूँ कह सकते हैं कि मैं कुछ खास गुणों से संपन्न था। इतना सब कुछ होते हुए भी मुझ में शायद एक कमी थी। दरअसल मैं अंतर्मुखी स्वभाव का था। ये विशेषता या कमी मेरे लिए उन दिनों से एक चुनौती रही है जब स्कूल केवल घर की सीमाओं से एक विराम था। और जब मैं स्कूल की परिधि से बाहर निकला तो मुझे जीवन की वास्तविकता और जटिलताओं का सामना करना पड़ा। इस अवधि के दौरान मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जूझ रहा था जिसके साथ मैं उस बढ़ते तनाव के बारे में बात कर सकूं जो मुझे लगातार परेशान कर रहा था। हालांकि मेरे कई दोस्त थे जिनमें से कई मेरे बारे में अनुकूल राय रखते थे और मेरे प्रयासों की सराहना करते थे, लेकिन मुझे लगता था कि विपरीत परिस्थितियों के दौरान
मदद करने के लिए किसी की कमी थी। दोस्तों के होते हुए भी मुझे कोई ऐसा साथी नहीं मिला था जो मेरे मन की बातों को ध्यान से सुने और मेरा कुछ तो मार्गदर्शन करे। भाग 2, आभास। फिर सबसे अविश्वसनीय तरीके से मैं उसके साथ रास्ते में आ गया। मानो या न मानो, ये फेसबुक के माध्यम से था, वही मंच जिस पर शायद आप आज कुछ न कुछ लिख या पढ़ रहे होंगे। एक निश्चित रात को उसकी नज़र फेसबुक पर मेरी एक रचना पर पड़ी जिससे हमारे बीच पारस्परिक रुचि जगी। वह एक ऐसे रिश्ते से उभरने की प्रक्रिया में थी जो टूटने की कगार पर था। डोमिनोज के एक सेट के समान जो लगातार ढहने की कगार पर था। उस लड़की की लिखी हुई बातों से ऐसा लगता था कि वो अपने प्रेम संबंध से खुश नहीं थी और शायद जल्दी ही उसका वो संबंध टूटने वाला था। मुझे उसके प्रति न जाने क्यों सहानुभूति सी महसूस होने लगी। आज भी मुझे स्पष्ट रूप से उस लड़की के साथ मेरी दोस्ती के पनपने और उसके साथ खड़े रहने के अपने दृढ़ संकल्प की याद है। परिचितों की भीड़ के बीच हम बाहरी लोग थे जिन्हें अलग अलग आख्यानों द्वारा एक साथ लाया गया था। फिर भी जीवन ने हमारे मिलने के लिए एक अवसर तैयार किया था। मुझे याद आता है कि मेरी अंतर्निहित अंतर्मुखता के कारण हमारी स्पष्ट बातचीत के बावजूद मैंने कभी उसका फ़ोन नंबर नहीं मांगा। फेसबुक मेरे लिए उसकी संगति में आराम पाने का जरिया बन गया, खासकर कठिन दिनों के बाद जब मैं काफ़ी थक गया होता था और अपने मन की बातें किसी न किसी से साथ साझा करना चाहता था। एक बार उसका कंप्यूटर ख़राब हो गया तो मैंने रात भर उसको निर्देश देकर उस बिगड़े हुए कंप्यूटर को सुधारने में उसकी पूरी मदद की। उसी दिन से हमारे बीच फ़ोन पर बातचीत शुरू हो गई थी। ये हमारे बीच बातचीत का प्रारंभिक उदाहरण है और मुझे स्वप्न जैसा परिदृश्य स्पष्ट रूप से याद है जिसमें एक डिजिटल उद्धारकर्ता, मेरा एक दोस्त, मुझे बचाने के लिए प्रकट हुआ था और कंप्यूटर को ठीक करने के लिए जैसे जैसे निर्देश वो मेरा दोस्त मुझे देता गया वो मैं आगे उस लड़की को फ़ोन पर बताता गया और आखिर उसका कंप्यूटर ठीक हो ही गया। उसके साथ फ़ोन पर बातचीत करना मेरे लिए एक चुनौती थी। मैंने कभी किसी लड़की से रात को फ़ोन पर बात नहीं की थी। मैंने अपनी बातचीत को संक्षिप्त रखा, एक एप्पल जीनियस के संयमित आचरण को प्रतिबिंबित करते हुए। इसके बाद मैसेंजर पर हमने इस अनुभव पर हंसी मजाक किया। जैसे जैसे समय बीतता गया हमने पाया कि हम आसन्न अंतिम परीक्षाओं के साथ अपने स्कूली जीवन के चरम पर पहुंच रहे थे और कुछ ही दिनों में हम लोग इस स्कूल से दूर हो जाने वाले थे। उसे अपने गणित पाठ्यक्रम में चुनौतियों का सामना करना पड़ा और घड़ी की टिक टिक के साथ त्रुटि की बहुत कम गुंजाइश थी। वो सहायता के लिए मेरे पास पहुंची। इस बिंदु तक मैंने उसके प्रति अपनी बढ़ती भावनाओं को स्वीकार कर लिया था। हालांकि मुझे प्यार की व्यापक समझ नहीं थी, फिर भी मैंने माना कि जो मैं महसूस करता था वह लगातार उसकी उपस्थिति की लालसा थी, भले ही भौतिक अर्थ में ना हो, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी भी किसी लड़की के साथ इतनी नज़दीकी महसूस नहीं की थी और ना ही कोई लड़की मेरे इतने पास आकर बैठी थी और मुझसे घनिष्ठ बातें की थी। मैंने शुरू से ही उसे बता दिया था कि गणित मेरी विशेषता नहीं थी और गणित मुझे अच्छा नहीं लगता था, और ये सच था। हालांकि मेरा इरादा अपने आप को उसके जीवन के उन पहलुओं में डुबोने पर अधिक केंद्रित था
जो तनाव को प्रेरित करते थे। विडंबना यह है कि उस भूमिका को मैं उस बिंदु तक अपने जीवन में पूरा करने के लिए किसी को ढूंढने में विफल रहा था। आश्चर्यजनक रूप से उसने सहमति दे दी। उस चरण के दौरान मैं चीज़ों की भव्य योजना में एक अजनबी बना रहा। सड़क पर गुजरने वाले किसी भी यादृच्छिक आदमी से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन जो चीज़ मुझे अलग करती थी वो ये थी कि हम एक दूसरे के जीवन से गहराई से परिचित थे। हमारे उत्साह के क्षण, वैज्ञानिक चिंताएं जिनसे हम जूझते थे, और यहाँ तक कि मामूली लगने वाले उदाहरण भी थे जो हमारी आंखों में आंसू ला देते थे। और फिर भी वो आ गई। पहले दिन जब मेरी नज़र उस पर पड़ी, मुझे एक अचूक एहसास हुआ। हालांकि मैं शायद उन देखते ही प्यार वाली बातों या रिश्तों को नहीं समझ पाया था जिनके बारे में मेरे दोस्त अक्सर चर्चा करते थे, लेकिन मैं अपने पढ़ाई और ज्ञान के माध्यम से गहरे प्यार की गहराई में उतर गया था और उस लड़की को अपने नज़दीक आने पर मजबूर कर दिया था। और किसी तरह उस पल मुझे एहसास हुआ कि यही असली चीज़ थी। फिर उस दिन उसे बस स्टॉप पर खड़ा देखकर भय और उत्तेजना के मिश्रण ने मुझे जकड़ लिया। साहस तलाशते हुए मैं थोड़ी देर के लिए सड़क के उस पार एक स्टॉल पर चला गया और उसके पास जाने के लिए अपने सभी आंतरिक संकल्पों को बुलाया, और फिर नए दृढ़ संकल्प के साथ मैंने उससे बात करने का निर्णय ले ही लिया। इसके बाद के घंटे धुंधले ढंग से बीत गए और दिन का अधिकांश हिस्सा धुंधली याद बनकर रह गया। हवा के संगम ने चिलचिलाती गर्मी के दिन को सुशोभित कर दिया, मानो प्रकृति ने ही इस दृश्य को रचने की साजिश रची हो। उस दिन पहली बार मेरी उस लड़की के साथ वो मुलाकात हुई थी। मुलाकात तो क्या कहें, बस कुछ हाय हेलो सी ही हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उड़ रहा था, पानी पर चल रहा था। मेरी छोटी सी दुनिया लाल रंग में रंगी हुई थी। हालांकि उस दिन उसकी उपस्थिति क्षणिक थी। मुझे एक सहज निश्चितता थी कि वह वापस आएगी। द्वंद्व की दुविधा, पूर्ति की तलाश, भाग 3। अंत में मेडिकल कॉलेज। वैलेंटाइन डे की ओर तेज़ी से आगे बढ़ते हुए मैंने खुद को अनिश्चितता से जूझते हुए पाया कि इस अवसर को कैसे अपनाया जाए या कैसे मनाया जाए। सच कहूँ तो मैंने इसे कभी भी विशेष रूप से खास नहीं माना था। इस बीच वह अपने बचपन के वर्षों के स्नेह से दूर हो गई थी। उसका वर्तमान रिश्ता अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच गया था। वो लड़का, उसका प्रेमी, उसके संघर्षों से बेखबर लग रहा था और ऐसा प्रतीत होता था कि उसने खुद को इस वास्तविकता से अलग कर लिया था। ये उस लड़की के लिए एक चुनौतीपूर्ण अवधि थी। ऐसा लग रहा था कि वह सतह के नीचे सुलझ रही थी, हालांकि वह अधिकांश समय इसे छुपाने में कामयाब रहती थी। फिर भी मैं उसकी आंतरिक उथल पुथल को समझ सकता था। वो अंदर से बहुत उदास थी और बुरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी दोस्तों के साथ कुछ इस तरह से पेश आती थी मानो उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। अस्वाभाविक रूप से मैंने अपने आराम क्षेत्र से एक कदम आगे बढ़ाया। मुझे उसका संबोधन एक अनौपचारिक बातचीत से याद आया जो हमने पहले साझा की थी, और इसलिए मैं अपनी योजना के साथ आगे बढ़ा। फूलों के गुलदस्ते और चॉकलेट के एक डिब्बे के साथ मैं एक खोज पर निकला। जिसने भी कलकत्ता में वैलेंटाइन डे का अनुभव किया है वो ऐसे उपहारों को सुरक्षित करने में आने वाली चुनौती को समझ सकता है, क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन दुकानों पर अविश्वसनीय भीड़ होती है और लड़के और लड़कियों के हुजूम चीज़ें और उपहार खरीदते हुए दिखाई देते हैं। मैंने पाया कि फूल वाला मेरी मांगों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कुछ हद तक ज़बरदस्त जिद का सहारा ले रहा था। आखिरकार मैं उसके
दरवाजे पर पहुंच गया और उसे बहुत चकित कर दिया। उसके आश्चर्य के बीच मैंने उसे वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं दी और उस क्षण उसकी आंखें मखमली आकाश की पृष्ठभूमि में बैंगनी कांच के टुकड़ों की तरह चमक रही थी। मैंने बातचीत को संक्षिप्त रखा, जिससे मेरी परिष्कृत कुशलता बातचीत का मार्गदर्शन कर सकी। जैसे जैसे रात हुई, अंततः उसने मुझ पर विश्वास कर लिया। बातों बातों में धीरे धीरे उसने खुलासा किया कि उसे मुझसे प्यार हो गया था। मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे यकीन हो गया कि मैंने उसके दिल पर विजय पा ली थी। वो शाम बहुत ही खूबसूरत रही और हमने बहुत बातें की और एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ कहा सुना। समय आगे बढ़ गया। जैसे ही मेरी स्कूली यात्रा अपने चरम पर पहुंची, हमने TTIS उत्सव के मंच की शोभा बढ़ाई, जो दुनिया के मेरे कोने के स्कूलों के लिए एक स्मारकीय कार्यक्रम हुआ करता था। हमारी उपस्थिति को न केवल महसूस किया गया, बल्कि इसे जोरदार तरीके से स्वीकार भी किया गया, क्योंकि हमने शीर्ष 3 प्रतियोगिताओं में स्थान हासिल किया था। ये उपलब्धि एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि हमने अपना स्कूली जीवन विजयी रूप से समाप्त किया। हालांकि चुनौतियां बनी रही। प्रचलित भावना मेरे जैसे विज्ञान के छात्र के कैरियर विकास के महत्वपूर्ण चरण के दौरान केंद्र स्तर पर आने के खिलाफ थी। संदेह के बावजूद हमारा प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। फिर भी इस घटना के बाद एक बदलाव आया। मैंने पाया कि मैं धीरे धीरे दुनिया से दूर होता जा रहा था, करीबी दोस्तों से दूर होता जा रहा था और अपनी परिचित वास्तविकता के दायरे में एक अजनबी में तब्दील होता जा रहा था। विरोधाभासी रूप से इस परिवर्तन के बीच मैं अपने अस्तित्व के सबसे आनंददायक क्षणों का आनंद ले रहा था। मेरी स्कूल में उपस्थिति कम हो गई और मैंने लगभग हर दिन घर पर रहना चुना, अक्सर एकांत में। इस सब के बीच वह मेरे जीवन में एक निरंतर उपस्थिति बन गई। प्रत्येक दिन वह आती थी। ऐसा लगता था मानो कोई उत्सव मनाया जा रहा हो और सामान्य असाधारण हो गया हो। इस समय तक मुझे खाना बनाने की कला आ गई थी। एक बार की बात है, मैं रसोई में एक नौसिखिया के समान था, जिसकी तुलना कॉनन द डिस्ट्रॉयर जैसे अकुशल व्यक्ति से की जा सकती थी, जो लौ जलाने से भी डरता था। हालांकि उसके प्रति मेरे समर्पण ने मुझे पाक कला में महारत हासिल करने के लिए प्रेरित किया। ये यात्रा मेरी अटूट प्रतिबद्धता और शाब्दिक बलिदानों से चिन्हित था, जो कि मेरे द्वारा सहे गए कट और जलने से स्पष्ट था। इन परीक्षणों के माध्यम से मैं लगभग दैनिक आधार पर उसके पसंदीदा चीनी और महाद्वीपीय व्यंजन तैयार करने में कामयाब रहा। हालांकि उनमें कोई असाधारण गुण नहीं था, लेकिन उनका वास्तविक आनंद सर्वोपरि था और वो मेरे पकाए गए व्यंजनों को बहुत ही चाव से मज़े ले लेकर खाती थी। उसकी उपस्थिति में मैंने पाक कौशल के अलावा और भी बहुत कुछ सीखा। वो एक विश्वास पात्र बन गई, मेरे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और एक साथी, जो उन क्षणों में मेरे साथ मजबूती से खड़ी रही जब दुनिया मुझे भटका रही थी। उस समय मैंने अपनी सभी प्रवेश परीक्षाएं पूरी कर ली थी। फिर भी मैं एक विशिष्ट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की चुनौती से जूझ रहा था। मैंने खुद को भावनात्मक रूप से कमज़ोर पाया। मैंने अपने संघर्षों के लिए समय प्रबंधन संबंधी मुद्दों को जिम्मेदार ठहराते हुए खुद को जिम्मेदार ठहराया। इस उथल पुथल के बीच वह लगातार सांत्वना का स्रोत बनी रही। जब भी मुझे संकट के क्षणों का सामना करना पड़ा, वह मुझे सांत्वना देने के लिए मौजूद रही। वह भी सिम्बायोसिस पुणे प्रवेश परीक्षा पास करने में सफल रही थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। मैं इस बात को लेकर अनिश्चित था कि क्या उसकी पसंद होम सिकनेस से प्रभावित थी। फिर भी अंदर ही अंदर मुझे आश्वासन मिला कि मेरे साथ उसकी उपस्थिति वह सहारा थी जिसने आगे की चुनौतियों की परवाह किए बिना मुझे सहारा दिया। उसने मुझे गले लगा लिया। उस क्षण को एक चुंबन और गर्मजोशी से गले लगाकर सील कर दिया, जबकि गीत तुम बस इतना प्यार करती रहना मैं सपने तोड़ तोड़ के लाता रहूँगा
मेरे दिमाग में गूंज रहा था। प्रत्येक बीतते दिन के साथ हमारा संबंध गहरा होता गया, घनिष्ठता बढ़ती गई, जो हमें हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग लगने लगी। इस प्रगति के बीच सब कुछ स्वाभाविक रूप से प्रकट होता दिख रहा था। हालांकि एक विशेष पहलू था जिससे मैं लगातार डरता था, उसके और उसके दोस्तों के साथ खरीदारी यात्राओं पर जाना। फिर भी उन अनुभवों के बीच एक विशिष्ट क्षण की स्मृति एक सुनहरी किरण की तरह झिलमिला रही होती थी। अब हम अक्सर ही एक दूसरे के हाथ थामे हुए घूमते देखे जाने लगे और वो चलते चलते भी अपना सर अक्सर मेरे कंधे पर रख देती थी। आखिरकार लंबे समय से प्रतीक्षित दिन आ गया और मैंने प्रवेश परीक्षा में सफलतापूर्वक जीत हासिल कर ली। जैसे ही कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के दरवाजे मेरे स्वागत के लिए खुले, मेरे परिवार में खुशी और उत्सव की गूंज उठी। हालांकि उल्लास के बीच राहत की भावना ने मुझे घेर लिया, ये जानकर कि मैं उसके साथ इस रास्ते पर चलूँगा। कॉलेज के शुरुआती दिन मेरे स्कूली जीवन के अंतिम अध्यायों की तरह थे, लेकिन मेरी छिटपुट उपस्थिति भी शामिल थी। हालांकि मेरी शारीरिक उपस्थिति दुर्लभ रही होगी, मेरा जीवन नई उमंग और अवसर के पंखों पर सवार होकर ऊंचा उठ रहा था। द्वंद्व की दुविधा, पूर्ति की तलाश, भाग 4। पिछली बार जिस दिन हमारे क्षेत्र का प्रमुख त्यौहार था, दुर्गा पूजा थी, उस दिन हमारी बाहर जाने की योजना थी। हालांकि हमारी सामान्य बातचीत के विपरीत वह पूरे दिन मेरी कॉल और संदेशों का जवाब नहीं देती रही। अधिकाधिक चिंतित होते हुए मैं अंततः उसके घर गया, जहां मैंने धैर्यपूर्वक 2 घंटे तक प्रतीक्षा की। उस तक पहुंचने के लिए मैंने लगातार कॉल की है, लेकिन उसने किसी का भी जवाब नहीं दिया। अचानक उसने मुझे संदेश भेजा और बताया कि वो शहर के दूसरे हिस्से में स्थित न्यू मार्केट जा रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसका अनुसरण करने का फैसला किया। पूजा के दौरान न्यू मार्केट एक हलचल भरी भीड़ भाड़ वाली जगह थी, जहां आवाजाही में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था और भीड़ के बीच किसी को पहचानना एक कठिन काम था। भारी भीड़ के बावजूद मुझे एक जगह मिल गई और मैं वहाँ खड़ा होकर उसके कॉल का इंतज़ार करने लगा। चिलमिलाती गर्मी मुझ पर हावी होने लगी और धीरे धीरे मुझे थकान महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि भीड़ की खुशी भरी बातचीत ने मुझे घेर लिया था, जबकि परित्याग की एक तीव्र भावना मेरे दिल में घर कर गई थी। अफसोस, वो कभी नहीं पहुंची। बाद में उसने मुझे एक संदेश भेजा। उस पाठ में उसने खुलासा किया कि वह कुछ दिन पहले अपने पूर्व प्रेमी से मिलने गई थी। उनकी मुलाकात के दौरान उसने उसे चूमा और उसने स्वीकार किया कि उसने उसे दूर नहीं धकेला था। उसने कबूल किया कि वो मुझसे प्यार करती थी और अपने कार्यों को अनुचित मानती थी। उसने ये भी कहा कि उसको उसके पूर्व प्रेमी से फिर से मिलना नहीं चाहिए था। ये मानते हुए कि वह मेरे साथ के लायक नहीं थी, उसने मुझे छोड़ने का दिल दहला देने वाला निर्णय लिया। मैंने उसे ये समझाते हुए आश्वस्त किया कि उसने अपने पूर्व प्रेमी के साथ बचपन के दिनों का जो इतिहास साझा किया था, उसे देखते हुए उसकी प्रतिक्रिया समझ में आती थी, क्योंकि वो वर्षों से एक दूसरे के साथ थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी अंतरात्मा उसे उसके कार्यों के लिए पीड़ा दे रही थी। पूरे पूजा उत्सव के दौरान मैंने हर दिन उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन मेरी कॉल अनुत्तरित रही और मेरे संदेश बिना पढ़े रह गए। कॉलेज में मेरे सामाजिक संपर्कों की कमी और मेरे स्कूल के दोस्तों के खोने के कारण, अलग थलग रहने के कारण, मेरे माता पिता ही मेरे सहयोग का एकमात्र स्रोत बन गए। हालांकि मेरी स्थिति की प्रकृति ने मुझे उस उथल पुथल को उनके साथ साझा करने की अनुमति नहीं दी जिसका मैं अनुभव कर रहा था। पूजा के उन दिनों के दौरान कलकत्ता रोशनी, हलचल भरी भीड़ और सड़कों पर टहलते परिवारों के बहुरूप प्रदर्शन में बदल जाता था, जो शहर को जीवंतता से भर देता था।
शहर हंसी, चीख पुकार और उल्लास से जीवंत था, जो जीवन के दैनिक तनाव से अस्थायी मुक्ति के रूप में काम कर रहा था। हालांकि मेरी दुनिया धीरे धीरे मेरे चारों ओर सिमटती जा रही थी। मेरे माता पिता को लगा कि कुछ गड़बड़ थी। हम कश्मीर की छुट्टियों पर निकले, एक ऐसा क्षेत्र जिसे पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। जबकि अधिकांश लोगों के लिए यह रोज़मर्रा की परेशानी से बचने का एक अवसर था, मेरे लिए स्थिति अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन ने मेरे लिए एक विराम ले लिया था। सामान्य नेटवर्क दुर्गम थे, जिससे मुझे उसे कॉल करने के लिए, सिग्नल पाने के लिए सैन्य उपस्थिति और पानी से भरे क्षेत्र में 1 मील तक चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद मैं कायम रहा और कई बार उससे संपर्क किया। कभी कभी वो जवाब देती थी और फ़ोन पर उसकी हंसी और प्रोत्साहन मेरे दिनों की रोशनी की किरण से भर देते थे। वहाँ अपने समय के दौरान मैंने ये पंक्तियाँ लिखी। जब पहाड़ इशारा करते हैं और आकाश का रंग लाल हो जाता है, जब नदी नाचती है, भीतर के बंदी को सहलाती है, जब पक्षी बर्फ से चूमती पत्तियों के आलिंगन के बीच चहचहाते हैं, सुबह की ओस के बीच, मैं अब भी तुम्हें चुनूंगा। जब हवाएं उन्माद में नाचती हैं, बारिश के आंसू बरसते हैं, भगवान के दिव्य मुकुट से सोना झरता है, गुप्त जल धाराओं के आलिंगन में जल चमकता है और दुनिया एक नवजात रंग पहनती है, फिर भी मैं तुम्हें चुनूंगा। और मैं अब भी आपकी उज्जवल रोशनी को संजो कर रखूंगा। मेरे दिल में एक कारण कसकर रह गया, जबकि प्रकृति की शक्तियाँ अपनी उड़ानों में कमी और वृद्धि कर रही हैं। हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा, मैं बस तुमको ही चुनूंगा। जब मैं कश्मीर से उसके लिए उपहारों से लदा वापस आया, तो उसकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया यह थी कि उपहार स्वीकार करना तो दूर, उसने मेरे साथ बातचीत करने से भी इनकार कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद वो मान गई और अपने अपार्टमेंट में मिलने के लिए तैयार हो गई। वहाँ एक मर्म स्पर्शी क्षण में उसने मुझे गले लगा लिया और मेरी आत्मा के भीतर भड़की उथल पुथल की आग को शांत कर दिया। उस समय मुझे यह नहीं पता था कि वह अंतिम अवसर होगा जब मुझे उसे व्यक्तिगत रूप से छूने और उससे बात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। की दुविधा पूर्ति की तलाश, भाग 5। प्रतिकूल समय। समय बीतता गया, लेकिन सब कुछ बदल गया था और मेरी दिनचर्या उसे कॉल करने का एक निरंतर चक्र बन गई। हर दिन औसतन लगभग 100 बार। दुर्भाग्य से उसने शायद ही कभी मेरी कॉल का जवाब दिया। मैं घंटों उसको कॉल लगाता रहता था, लेकिन उसकी तरफ से कभी भी कोई जवाब नहीं आता था। फिर एक दिन उसी फेसबुक पर जहाँ हमारी कहानी शुरू हुई थी, मुझे एक ऐसा रहस्योद्घाटन दिखा जिसने मेरी दुनिया को तहस नहस कर दी। ये स्पष्ट हो गया कि उसने अपने पूर्व साथी के साथ रिश्ते को फिर से जीवंत कर लिया था और ऐसा लगता था कि यह कुछ समय से चल रहा था और वो मेरे कश्मीर जाने के दौरान भी मिलते रहे थे। एक पल में मेरी दुनिया, मेरा जीवन और मेरा प्यार इस रहस्योद्घाटन के वजन के नीचे बिखर गया। निडर होकर मैंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। चिकित्सा में मेरे कठिन प्रथम वर्ष की पढ़ाई की मांगों के कारण मेरी लगातार कॉलें रात के कुछ ही घंटों तक सीमित रही। कार्यक्रम की तीव्रता ने मेरी सीमाओं का परीक्षण किया, जिससे मुझे सिगरेट की शरण लेने के लिए प्रेरित होने के लिए बाध्य होना पड़ा। जो 1 या 2 से शुरू हुआ, वो धीरे धीरे पूरे पैकेट तक बढ़ गया, क्योंकि निकोटिन रश के कारण डोपामाइन की वृद्धि ने भारी निराशा से भरे मेरे अस्तित्व को थोड़ी थोड़ी राहत देनी शुरू कर दी थी। इस सब के बीच मैं आशा की एक किरण से जुड़ा हुआ था और उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा क्यों हुआ?
और उसने मुझसे एक बार फिर से मुंह क्यों मोड़ लिया था? भले ही पुनर्मिलन संभव नहीं था, मैं बस समझने की लालसा रखता था और उससे पूछना चाहता था कि वो अपने पूर्व प्रेमी के पास वापस क्यों चली गई थी। दुर्भाग्यवश वह उत्तर देने में असमर्थ रही। मेरे दिल में उसे एक बार देखने की, अंतिम विदाई देने की उत्कंठा जागी। अफसोस की बात है कि वह अंतिम मुलाकात एक मायावी इच्छा बनकर रह गई और मैं उससे नहीं मिल सका, क्योंकि उसने मुझसे संपर्क करना ही छोड़ दिया था। चक्र और गहरा हो गया। मैं शराब की ओर मुड़ गया, बार बार नशे में रहने लगा और मेरी भावनात्मक स्थिरता खराब हो गई। मेरी बढ़ती मानसिक स्थिति से चिंतित मेरी माँ ने मनोचिकित्सक से परामर्श मांगा। नतीजतन डिप्रेशन को नियंत्रण में रखने वाली दवाइयाँ खिलाई जाने लगी। हालांकि उन दवाइयों का मुझ पर कुछ खास प्रभाव नहीं होता था। मेरा जीवन डिप्रेशन कम करने की दवा, सिगरेट और शराब का गुलाम सा ही बन गया था। जो चीज़ या जो सिगरेट और शराब एक समय क्षणभंगुर राहत का स्रोत थी, वह एक हानिकारक कॉकटेल में बदल गई, जिससे मेरी स्थिति और खराब हो गई। असुरक्षा के क्षणों में कुछ पुराने मित्र और परिचित मेरी सहायता के लिए आए और मेरे डूबते जहाज के बचे हुए हिस्से को बचाने को प्रयास किया। फिर कुछ अजनबी भी मेरी अशांत दुनिया में खींचे चले आए और मेरी मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगे। इन नाजुक स्थितियों में मैंने उन पर विश्वास किया, अपने भीतर के संघर्षों, दर्द और अहंकार को उजागर किया। हालांकि मेरी बदली हुई मानसिक स्थिति ने मुझे ऐसे व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों के बारे में अंतरंग विवरण प्रकट करने के लिए प्रेरित किया, जिससे मन में हम दोनों के लिए कोई सद्भावना नहीं थी। जब उसको मेरे इस पागलपन या मेरे नशे में डूबे रहने के बारे में मालूम चला, तो वो मुझसे और भी दूर हो गई। और ये सब मुझे मेरे दोस्तों से मालूम चला कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहती थी। आखिर एक दिन उससे बात हो ही गई और आंसुओं से भरी अंतिम बातचीत में उसने मुझ पर दोष मढ़ा, ये कहते हुए कि मैंने उसकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय रूप से धूमिल किया था और ये भी कहा कि मैंने उससे कभी सच्चा प्यार नहीं किया था। आगे कोई स्पष्ट रास्ता न होने के कारण मेरा जीवन अपूरणीय रूप से टूटा हुआ महसूस हुआ। अराजकता के बीच मैं चिकित्सा में अपने पहले वर्ष के उत्तरार्ध के दौरान कुछ मित्रताएं बनाने में कामयाब रहा। दुर्भाग्य से ड्रग्स और मति भ्रम मेरे जीवन में आ गए, जो उन्हें सांत्वना और पलायन का अपना रूप प्रदान करते थे। इस समय तक मेरे आसपास ऐसे लोग थे जो सुनने को तैयार थे। शायद वे पहले से ही वहाँ थे। मेरे पुराने दोस्त उस व्यक्ति की वापसी के लिए तरस रहे थे जिसे वे कभी जानते थे। मेरी महिला मित्रों को मेरे दर्द से सहानुभूति थी, भले ही उन्हें इस पर कायम रहने के मेरे तर्क को समझने में संघर्ष करना पड़ा। इन व्यक्ति की मौजूदगी के बावजूद मैंने खुद को गहरे अलगाव में डूबता हुआ पाया। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने खुद को अवसाद की दवाओं, शराब और marijuana के प्रभाव में पाया, क्योंकि मैं लक्ष्यहीन रूप से ट्रेन की पटरियों पर भटक रहा था, आती हुई ट्रेन के दृश्यों और आवाज़ों से बेखबर। उसकी और उस जीवन की एक ज्वलंत छवि, जिसकी हमने साथ कर मिलकर कल्पना की थी, मेरे सामने उभर आई। इस मानसिक परिदृश्य में खोया हुआ मैं चलता रहा। जैसे ही ट्रेन करीब आई, भाग्य ने हस्तक्षेप किया और मुझे ऐन वक्त पर पटरी से दूर खींच लिया। उन कष्टदायक क्षणों में जैसे ही ट्रेन गरजती हुई गुजरी, मौत मेरे सामने खड़ी थी। ये एक डरावनी याद थी कि मैं कितना करीब आ गया था। इसके परिणाम ने मुझे शारीरिक रूप से अस्वस्थ कर दिया, लेकिन मेरी गंभीर स्थिति के बारे में जानते हुए भी वो अलग रही और मुझे देखने या मिलने नहीं आई। मेरी उथल पुथल के बारे में उसकी जागरूकता ने उसे उन कठिन दिनों के दौरान मेरी कॉल का जवाब देने के लिए प्रेरित नहीं किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जीवन दुखों का भंवर बनकर रह गया। शिक्षा में मुझे जो स्थिरता मिली,
उसके बिल्कुल विपरीत। इन परिस्थितियों के बावजूद मैं इस विश्वास पर कायम था कि उसके भीतर कहीं ना कहीं अभी भी मेरे लिए कुछ प्यार था। फिर एक दिन मुझे मेरे फेसबुक इनबॉक्स में उसके अपमानजनक संदेशों की झड़ी दिखाई दी। हालांकि मैंने शुरू में इन संदेशों के लिए उसके प्रेमी को जिम्मेदार ठहराया था। मेरी प्रतिक्रिया गुस्से का एक रूप थी। बाद में बॉयफ्रेंड ने फ़ोन पर मुझसे बात की और मुझे अपशब्द कहे। मैंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का सहारा लेते हुए जो हमेशा चीज़ों को तार्किक रूप में देखता था। हालांकि इस आंतरिक संघर्ष के बावजूद मैंने एक तर्कहीन निर्णय लिया। अपने तर्क संगत स्व की सलाह के विरुद्ध मैंने उससे एक सार्वजनिक स्थान पर मिलने का निर्णय लिया। मामूली मुठभेड़ विवाद में बदल गई, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि स्थिति किसी गंभीर स्थिति तक नहीं बढ़ी, लेकिन वह मेरे जीवन के सबसे बुरे दिनों में से एक थी। इस घटना के बाद उस लड़की ने मुझे बताया कि उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया था। उसने मुझे कठोर शब्दों से अपमानित किया, मुझे कमीने और गलती के रूप में लेबल किया, ये दावा करते हुए कि मैं उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती था। फिर भी एक आवश्यक बुराई थी, क्योंकि मैंने अनजाने में उसके सच्चे प्यार को फिर से खोजने में भूमिका निभाई थी। उसके शब्दों का प्रभाव सिर्फ दुखदाई नहीं था, ये विनाशकारी था। मैंने खुद को इस भावनात्मक भंवर में फंसा हुआ पाया, खुद को इसकी पकड़ से बाहर निकालने में असमर्थ हो गए। आत्मघृणा ने मुझे निकल लिया, जैसे कि मेरे एक हिस्से ने खुद के खिलाफ प्रतिशोध लिया हो। मैं अपने अस्तित्व के इस पहलू को मिटा देना चाहता था। आत्महत्या का साया मेरे ऊपर कई बार मंडराया, लेकिन जिंदगी ने मुझे एक मजबूत पकड़ के साथ जकड़ लिया और अपनी पकड़ छोड़ने से इनकार कर दिया। द्वंद्व की दुविधा, पूर्ति की तलाश, भाग 6। 1 वर्ष के बाद मैं अपने पूर्ण स्व की छाया में तब्दील हो गया था। व्यर्थता की भारी भावना से ग्रस्त था। अपने स्वयं के अस्तित्व को समाप्त करने के मेरे प्रयास, कमज़ोर प्रयास, एक ऐसे जीवन के विरुद्ध निरर्थक संघर्ष में बदल गए थे जिसमें उद्देश्य और अर्थ की कमी दिखाई दे रही थी। इससे भी अधिक कष्टदायक बात मेरी समझ की कमी थी। मैं इस समझ से परे तथ्य से जूझ रहा था कि जिस व्यक्ति को मैं सबसे अधिक प्यार करता था, उसने कुछ ही दिनों में अचानक खुद को मुझसे अलग कर लिया था। मैं ये समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि कैसे मैं उसके जीवन का प्यार बनने से महज एक गलती में बदल गया था। एक ऐसे व्यक्ति से जिसके साथ उसने परिवार बनाने का सपना देखा था। एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया जिसके साथ वह फिर कभी ना मिलना चाहती थी। इस नाटकीय परिवर्तन के कारण अस्पष्ट रहे, जिससे मुझे उन उत्तरों की तलाश करनी पड़ी जो कभी साकार नहीं हुए। इस उथल पुथल के बीच मैंने वास्तविकता से भागने की कोशिश की। मैं एक वैकल्पिक क्षेत्र, एक भ्रामक दुनिया के लिए उत्सुक था, जहां वह और मैं एक बार फिर से एकजुट हो चुके। एक भ्रामक पुनर्मिलन की इस हताश खोज ने मेरे दर्द की गहराई और जो खो गया था उसकी बहाली के लिए मैं किस कदर तरस रहा था को रेखांकित किया। उस वर्ष 10 अगस्त को मैंने उसे एक उपहार भेजा, उसके जन्मदिन पर पहचान का प्रतीक। इसे कुरियर से भेजा गया था। आश्चर्यजनक रूप से उसने इसे सिरे से अस्वीकार कर दिया और एक कदम आगे बढ़कर दावा किया कि वह मुझे जानती भी नहीं थी। लगभग 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के तेज बुखार के बावजूद मैंने उसके लिए कुछ रिकॉर्ड करने की ताकत जुटाई। एक प्रयास जो अंततः व्यर्थ लग रहा था, क्योंकि उसने बिना विचार किए इसे खारिज कर दिया।
इस घटना के कुछ दिनों बाद मैं अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक, जीवन भर की आकांक्षा की परिणति के लिए तैयार था। ये कार्यक्रम संगीत सर्किट में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता था, एक सपना जो मैंने बचपन के दोस्त के साथ साझा किया था। अफसोस की बात है कि मैं इस मील के पत्थर में भाग लेने में असमर्थ था, क्योंकि परिस्थितियों ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। उस खास दिन ने मेरी भावनात्मक पीड़ा को और बढ़ा दिया। तेज बुखार और तीव्र शारीरिक परेशानी से जूझते हुए मैं अत्यधिक मात्रा में ड्रग्स, शराब और हेलुसिनेशन के संयोजन का शिकार हो गया। उस रात मैंने लिखा, गुरुत्वाकर्षण के आलिंगन में मैं नीचे खींच लिया गया हूँ, कसकर पकड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी ताकत खत्म होने लगती है। नशे पीड़ा में नाजुक और कमज़ोर, दृढ़ रहने में असफल, मैं असफल होने लगता हूँ। वे परमेश्वर की शक्ति की घोषणा करते हैं, हमेशा इतने आश्वस्त होकर फिर भी उसने सहने की शक्ति क्यों नहीं दी? समय पर टिके रहने के लिए अडिग और मजबूत उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? ओ मैं कहाँ का था? इस पल और दिन में हमेशा तुम्हारी याद आती है। मुझे उन शब्दों के लिए क्षमा करें जिन्हें मैं व्यक्त नहीं कर सका। शायद दूर की सड़कों पर मैं घूम सकता हूँ, लेकिन मेरा प्यार स्थित रहता है, एक अपरिवर्तनीय घर। जैसे ही रात हुई मैं बेहोशी का शिकार हो गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दिल शांत हो गया था। फिर भी भाग्य की कुछ और ही योजनाएं थी। ये अंत नहीं था, इतनी तेजी से नहीं। मैंने एक पत्र लिखा, एक संदेश जो पूरी तरह से उसके लिए था। मैंने संकल्प लेकर उसे फेसबुक के मंच पर साझा किया। उस संदेश के अंश, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे रास्ते अनिवार्य रूप से एक बार फिर से मिलेंगे। भले ही 2 साल बीत गए हों, समय मेरे दृढ़ विश्वास पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। शायद कल लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा, या शायद यह एक नया रूप ले लेगा। मेरी दुनिया में तुम हमेशा एक दृढ़ उपस्थिति रहोगी, यहाँ तक कि पार्क स्ट्रीट और लेक गार्डन के जीवंत स्थान भी उजाड़ दिखाई देते हैं तुम्हारे सार के बिना। तुम मेरे शब्दों, मेरी कल्पना में अंकित हो, मेरा एक अमिट हिस्सा। और अगर कभी इच्छा हो तो कल्पना की सीमा बढ़ाकर मुझे ढूंढ लेना। जान लो कि मैं यहीं रहूँगा, एक धैर्यवान व्यक्ति जो तुम्हारी वापसी का इंतज़ार कर रहा है, स्थायी प्रेम के साथ। समय ने अपनी अनवरत यात्रा जारी रखी, फिर भी इसने मेरी वास्तविकता में कोई सुधार नहीं किया। इसके बजाय इसने निशान छोड़े और मेरे अस्तित्व के टुकड़ों को नया आकार दिया। मेरा एक बचपन का दोस्त जो अब एक संगीतकार था, ने अपनी संगीत संबंधी आकांक्षाओं को एक भव्य वास्तविकता में बदल दिया था। मैंने उसकी उपलब्धियों की सराहना की और उसकी आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। इस बीच मैंने शुरुआत में खुद को वापस पाया, अपनी क्षमताओं की न्यूनता से जूझते हुए। शुक्र है कॉलेज में सहयोगी मित्रों और गुरुओं के एक समूह ने गुरु टोकम के मार्गदर्शन के साथ एक जीवन रेखा के रूप में काम किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मैंने अपने संगीत में फिर से जान फूंक दी। मैंने गिटार और पियानो बजाना फिर से शुरू किया, यहाँ तक कि पढ़ाना भी शुरू किया, और फिर एक बार कागज़ पर कलम लगाकर धुनें गढ़ी। फिर भी मुझे अपरिवर्तनीय रूप से बदल लिया गया था। मेरी कहानियाँ अब महज शिकायतें लगने लगी थी। मेरे जीवन की कभी दुस्साहसिक समझे न आने वाली महत्वाकांक्षाएं तर्कहीन, किसी भी तार्किक आधार से रहित प्रतीत हुई। मेरा तर्क विनाशकारी और जिद्दी होने के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। फिर भी मेरा तर्क कायम रहा, अडिग। लेकिन क्या यह हमारे अस्तित्व की प्रकृति नहीं है? हम प्रेम का प्रतिदान पाने का प्रयास नहीं करते, हम गहरी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर यात्रा करते हैं। मेडिकल स्कूल में मेरा प्रदर्शन औसत लय में आ गया। मैं अब एक सीधे साधे छात्र की भूमिका में नहीं रहा, न ही मैंने शोध के लिए पहले जैसा उत्साह प्रदर्शित किया। मेरे माता पिता ने मेरे संघर्षों को पहचानते हुए
मुझे पूरी तरह से हार मानने से रोकने के लिए, आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए अपनी अपेक्षाओं को समायोजित किया। उनका ध्यान केवल मुझे अपनी परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित हो गया, जो मुझे बांधे रखने की एक तरह की जीवन रेखा थी। द्वंद्व की दुविधा, पूर्ति की तलाश, भाग 7। 2 साल बाद। अपने आप के विरुद्ध संघर्ष, समय के कठोर प्रवाह के विरुद्ध, वास्तविकता की अडिग पकड़ के विरुद्ध, किसी ऐसी चीज़ के लिए जो वास्तव में कभी मेरी थी ही नहीं। ये सब व्यर्थ और खोखला लग रहा था। एक मनमोहक सपना टूट गया था और अपने पीछे एक लगातार दुस्वप्न छोड़ गया था। एक रात जब मेरे माता पिता दूर थे, मैंने खुद को अकेला और अभिभूत पाया। हताशा से ग्रस्त होकर मैंने मेथ और फेंटेनाइल का अत्यधिक सेवन कर लिया और उस अंधकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जिसने मुझे घेर लिया था। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी साझा यादों के टुकड़े मेरी आंखों के सामने घूम गए। मैं पहली बार उसे मेरा हाथ पकड़ते हुए देख सकता था। उसकी आवाज़ मेरे जन्मदिन पर वंडरफुल टुनाइट की धुन से वातावरण भर रही थी। उसके चुंबन की गर्माहट से उसने मुझे आश्वासन दिया कि वह मुसीबत के समय में मेरे साथ खड़ी रहेगी, और उसकी घोषणा की उसे सिम्बायोसिस में अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उसकी जीवंत आभा, बैगनी धुंध जो एक समय उसे घेरे रहती थी, लुप्त होती जा रही थी। दूरी में एक मार्मिक झांकी उभरी। वह अपने प्रेमी के साथ, अपने परिवार के साथ, मेरी उपस्थिति से मुक्त जीवन में एकजुट होकर खड़ी थी। उनके बच्चे थे, उन्होंने एक जीवन बनाया था, वे प्यार से बंधे थे। लेकिन मैं कहाँ फिट हुआ? मैं अपनी कहानी में एक बाहरी व्यक्ति कैसे बन गया? क्योंकि मेरी दुनिया धीरे धीरे किसी और की वास्तविकता में बदल गई थी। त्याग की भावना के साथ मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे मेरी भावनाओं का बोझ कम हो गया। अगली सुबह मैं अपने आसपास की दुनिया से जागा। मुझे एहसास हुआ कि मैं सांस ले रहा था, फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैं अपने दिल की धड़कन को समझ नहीं पा रहा था और वास्तव में मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। संवेदी पक्षाघात की एक अजीब अनुभूति ने मुझे घेर लिया। उसके बाद एक वैराग्य की एक व्यापक अनुभूति हुई जो मेरे पूरे शरीर में फैलती हुई प्रतीत हुई। तुरंत मुझे अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया, जहां निदान सामने आया। प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार के साथ साथ मेरी गर्दन पर गिरने से रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। बाद के कुछ हफ्तों में परेशान करने वाले लक्षण धीरे धीरे कम हो गए, सुबह की धुंध की तरह फैल गए। मैंने अपनी संवेदी जागरूकता पुनः प्राप्त कर ली और अपने भौतिक स्व के साथ फिर से जुड़ने में सक्षम हो गया। इस अनुभव ने मुझे एक गहरा सबक सिखाया। जीवन जो सबसे कष्टदायी दर्द दे सकता है, वो अभी भी कुछ भी महसूस न करने की बंजर शून्यता से बेहतर है। जैसे जैसे मैं ठीक होने की कगार पर था, मेरे भीतर एक नया दृढ़ संकल्प जड़ जमाने लगा। मैंने अपना समय अनिवार्य रूप से समाप्त होने से पहले दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व तैयार करने की अनिवार्यता को पहचाना। मैं समझ गया कि मुझे जीवन से मजबूती से जुड़ा रहना चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि उन व्यक्तियों के लिए जो अभी भी मेरे लिए चिंता रखते थे। ये स्पष्ट हो गया कि मैंने अपनी क्षमता पूरी नहीं की थी, विशेषकर उसके साथ अपने संबंध के संदर्भ में। मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए अभी भी पर्याप्त योगदान देना बाकी था कि मेरी स्मृति बनी रहे। दुनिया की सामूहिक चेतना पर छाप छोड़ना तो दूर की बात थी। ये कहानी आम किशोर के साथ मेल नहीं खाती, फिर भी ये मेरी जीवित वास्तविकता बनी हुई थी।
मैंने उन गहराइयों को पार किया, उस पीड़ा का अनुभव किया। अब मैं एक इंसान के रूप में खड़ा था, एक बार फिर जीवन के सार को अपना रहा था। मैंने खुद को एक संगीतकार के रूप में देखा जो वर्षों तक यात्रा करता है और अपने विनम्र ध्वनिक गिटार और राजसी भव्य पियानो पर अपनी हार्दिक धुनें बजाता है। हालांकि आगे का रास्ता अनिश्चित था। मैं दुनिया के साथ अपने कुछ व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त एकल को साझा करते हुए बूढ़ा होने के लिए दृढ़ था। भविष्य के अपने दृष्टिकोण में मैं खुद को एक मध्यम आयु वर्ग के चिकित्सक के रूप में देखता था जो अपने पेशे की हलचल भरी लय में तल्लीन था। अपने व्यस्त कार्यक्रम की मांगों के बीच मैं 30 मिनट का एक संक्षिप्त लंच ब्रेक लेने में कामयाब हो जाता था, जिसके दौरान मैं त्वरित भोजन का स्वाद लेने के लिए अपने क्लिनिक से बाहर निकलता था। इस सांसारिक दिनचर्या के बीच मैं उससे एक बार फिर मिलने की कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सका। ये शायद वो वास्तविकता नहीं थी जिसका मैंने एक बार सपना देखा था, बल्कि ये भाग्य का एक मोड़ था जहाँ वह अपने बच्चों के साथ एकांत में रहती थी। फिर भी उसकी दीप्तिमान मुस्कान हमेशा की तरह चमकदार बनी हुई थी, एक ऐसी शक्ति जो भीतर मौजूद सबसे गहरे दर्द को भी शांत करने में सक्षम थी। ये कहानी उस दौर की है जब पूरा शहर मेरे लिए एक भयानक खाई में तब्दील हो गया था। मेरे पुराने चरमराते घर का हर कोना हमारी साझा कहानी की गूंज और प्रतिबिंब का गवाह था। दिल के दर्द और स्नेह का एक मार्मिक दृष्टांत। इसमें दो आत्माओं की यात्रा को दर्शाया गया था जो शुरू में प्यार और जीवन की जटिलताओं से अलग हो गई थी, जिन्होंने अंततः एक दूसरे के गले लगने का रास्ता ढूंढ लिया, जो प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच प्यार की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण था। निश्चित रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह जीवन के एक ऐसे चरण में पहुंच गई होगी जहां वह सुर्खियों से दूर हो गई थी और संतुष्टि, खुशी और सबसे महत्वपूर्ण स्थिरता की ओर जाने वाली राह पर चल रही थी। उसके जाने के बाद मैंने खुद को प्रतीक्षा के खेल में डूबा हुआ पाया। उनके आवास के बाहर अनगिनत दिन और रातें बिताई। मेरे एक हिस्से द्वारा भागदौड़ भरी और मांग भरी जिंदगी में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने के आग्रह के बावजूद मैंने उसी स्थान पर शरण मांगी। बार और रेस्टोरेंट जो एक समय परिचित और आरामदायक थे, मेरे लिए विदेशी और अवांछित स्थान बन गए। मैंने अपने आसपास की महिलाओं पर नज़र डाली, लेकिन उनकी उपस्थिति ने कभी भी प्यार की चिंगारी नहीं जगाई। और जब मैंने सोचा कि मुझे यह मिल गया है, तब भी मैंने अंततः पहचाना कि मैं केवल उनकी छवि को उन पर पेश कर रहा था। वह सामान्य अत्यधिक प्रचारित किशोर रोमांस के दायरे को पार कर चुकी थी। वो कहीं अधिक गहन रूप में विकसित हो गई थी। मेरी विलक्षण लत, संकट के क्षणों में मेरी अमोघ साथी, मार्गदर्शक उपस्थिति जिसके लिए मैं तरस रहा था, और सबसे बढ़कर वो महिला जिसके पास मेरे दिल और आत्मा की कुंजी थी। एक चुनौतीपूर्ण और कठिन प्रक्रिया के माध्यम से मुझे यह समझ में आया कि उसकी उपस्थिति के बिना जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो शहर की सड़कें कभी जीवंत और आनंदमय थी, वे चकाचौंध रोशनी में बदल गई जिससे मैं अंधा हो गया। हालांकि मृत्यु के निकट के अनुभवों और सीमाओं के साथ जीवन का सामना करने से एक महत्वपूर्ण सबक मिला। मेरी वास्तविकता के भीतर उसकी निरंतर खोज को त्यागने की आवश्यकता। जीवन परिवर्तन का एक सतत चक्र है, और यदि प्यार सच्चा है तो इसमें वापस लौटने की प्रवृत्ति होती है, भले ही क्षण भर के लिए, भले ही इसका स्वामित्व संभव ना हो। मेरे लिए इच्छा उसके स्नेह को पुनर्प्राप्त करने की बेताब कोशिश में निहित नहीं है, बल्कि उसे फलते फूलते देखने की है। उनकी मुस्कान की चमक और उनकी समृद्धि के फल को देखना हमारे बीच साझा की जाने वाली एक उपलब्धि होगी। इस एहसास में
मुझे सांत्वना और उद्देश्य की एक नई अनुभूति मिलती है। द्वंद्व की दुविधा, पूर्ति की तलाश, भाग 8। वापसी सामान्य की तरफ। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे अभिमत, सुभाष, सोहेल, शुभम, अर्कस जैसे दोस्त मिले, जो मेरे संगीत गुर में एक गुरु और एक भाई जैसे व्यक्ति थे। और अनगिनत अन्य लोग थे जो मेरे साथ अटूट रूप से खड़े थे। उन सभी के प्रति मैं केवल हृदय से आभार व्यक्त कर सकता हूँ। और उन लोगों के लिए जो फिसल गए, समय की धुंध में खो गए, अज्ञानता की गहराई में डूब गए, या सौम्य कांतों की तरह नशे की लत में डूब गए, मेरा मानना है कि भविष्य में हमारे रास्ते एक बार फिर मिलेंगे। मेरी यात्रा अपनी ही प्रेम कहानी से रंगीन रही है। एक ऐसी कहानी जो अपरंपरागत, अक्सर विनाशकारी तरीके से सामने आई। फिर भी इसके उतार चढ़ाव के बीच मैंने मानवीय संबंधों और लचीलेपन के महत्व का पता लगाया है, जिससे मेरे पास एक ऐसी कहानी बची है जो विशिष्ट रूप से मेरी अपनी है। जब वह चली गई तो वह मेरे अस्तित्व का एक टुकड़ा अपने साथ ले गई। हालांकि मेरा मानना है कि किसी दिन जब वही टुकड़ा भौतिक दुनिया के दायरे में फैलेगा, कई लोगों के जीवन को रोशन करेगा और अपने प्यार से एक परिवार का पालन पोषण करेगा, तो पृथ्वी के किसी दूसरे कोने से मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी। यह खंड जो वह अपने साथ ले गई थी, उसने मुझे एक विशिष्ट व्यक्ति में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरा एक पहलू जो आंतरिक रूप से उससे जुड़ा हुआ है, उन्हीं के माध्यम से मेरी रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत और मेरी पहचान का विकास हुआ है। प्यार के संबंध में ये हमेशा बना रहेगा। शरद ऋतु की हवा के कोमल आलिंगन में जो उसके गालों को चूमती है, हलचल भरे चौराहों पर गूंजती सुरीली धुनों में जो उसकी आत्मा को शांत करती है। जब उसकी आत्मा कमज़ोर हो जाती है तो भीड़ भरी गलियों में आर्किड की खुशबू आती है। और जीवन के ऐसे उदाहरण, जब एक अपरिचित बच्चा उसके पास आता है, एक अनमोल शुद्ध मुस्कान पेश करता है। अस्तित्व के इन पहलुओं के बीच मैं निवास करूंगा। अभी के लिए विदाई। वर्षों बाद वह एक नए सिरे से रूपांतरित हो जाएगी। एक स्पर्श, अधिक वजन, लेकिन विशिष्ट रूप से सत्य। अपने बच्चों के साथ हाथ में हाथ डाले, उस सुधारती मुस्कुराहट से झगड़ों को दूर करना, और समय एक बार फिर भीतर रुक जाएगा। जैसे जैसे थकी हुई आंखें मिलती हैं, वह गाने गाती है। लम्हे यादों में पलकें झपकती हैं। जीवन के इस कशीदे में बुना हुआ मेरा प्यार बना रहेगा, जैसे सूर्य की गति चल रही है। दर्द की भूल भुलैया के माध्यम से मैं कायम रहता हूँ, उसकी कृपा का साक्षी बनना। एक प्यार जो कभी नहीं छूटा, क्योंकि वो एक बार फिर मेरी राह पर चल रही है। मेरा दिल उड़ान भरता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। द्वंद्व की दुविधा, पूर्ति की तलाश, भाग 9, अंतिम भाग। एक नई सुबह। समय के बीतने ने मेरी आत्मा पर अपनी छाप छोड़ी, जैसे इसने हमारे चारों ओर की दुनिया को गढ़ा था। जो घाव कभी आसानी लगते थे, वे ठीक होने लगे और अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ रहे थे जो लचीलेपन और पुनर्जन्म की कहानियाँ बताते थे। जीवन हमेशा की तरह अप्रत्याशित मुझे एक ऐसी यात्रा पर ले गया जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वर्ष एक नदी की तरह बह गए जो मुझे मेरे अतीत के उथल पुथल भरे अध्यायों से दूर ले गए। और जैसे ही मैं आज की कगार पर खड़ा हुआ, मैंने खुद को अपनी यादों के परिदृश्य को देखता हुआ पाया। हर एक कहानी का एक टुकड़ा है जिसने खुद को मेरे अस्तित्व में बुना था। वह जो कभी मेरे दिल को चकनाचूर करने की ताकत रखती थी, मेरे अतीत की झांकी में एक दूर की आकृति बन गई है।
समय ने उसे नए रंगों से रंग दिया है। उसके जीवन का कैनवस अनुभव और विकास के रंगों से बदल गया। अपने मन की आंखों से मैं उसकी कल्पना करता हूँ, एक शालीन और ताकतवर महिला जो अपने बच्चों की हंसी से घिरी हुई है, उन्हें जीवन की भूल भुलैया में उसी ज्ञान के साथ मार्गदर्शन कर रही है जो एक बार हम दोनों को नहीं मिला था। जैसे ही सूरज डूबता है, दुनिया पर एक गर्म सुनहरी चमक बिखेरता है। मुझे यह जानकर सांत्वना मिलती है कि जो प्यार हमने एक बार साझा किया था वो अभी भी कायम है। जो खो गया उसके लिए एक लालसा के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तन के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में। जो दर्द एक बार मुझे घेर लेता था उसकी जगह एक शांत समझ ने ले ली है, एक स्वीकार्यता कि हम अलग अलग धाराओं में चलने वाले जहाज थे जो अलग अलग पाठ्यक्रम तय करने के लिए नियत थे। जो यादें हमने मिलकर बनाई वे अनमोल अवशेषों की तरह हैं जो मेरे दिल के कक्षों में सुरक्षित रूप से अंकित हैं। वे अब मुझे परेशान नहीं करते हैं, बल्कि मेरे द्वारा की गई यात्रा की एक सौम्य याद दिलाते हैं। खुद को नए सिरे से खोजने, अपने जुनून की गहराइयों को उजागर करने और अपनी रचनात्मक आग के अंगारों को फिर से जगाने की यात्रा। वर्तमान क्षण के आलिंगन में मुझे ये स्वीकार करने की शक्ति मिलती है कि हमारी कहानी कभी समापन की नहीं बल्कि विकास की थी। मेरी आत्मा पर जो निशान है वे छुपाए जाने वाले घाव नहीं है, बल्कि उन लड़ाइयों के प्रतीक हैं जो मैंने लड़ी हैं और जो लड़ाइयाँ मैंने जीती हैं। वो प्यार जो मुझे एक बार निगल गया था वह प्रेरणा के स्रोत में बदल गया है, जिसने मेरे संगीत, मेरी कला और मेरे अस्तित्व को प्रभावित किया है। जैसे ही मैं यहाँ खड़ा हूँ, अपने अस्तित्व के क्षति को देखते हुए मुझे याद दिलाया जाता है कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार प्रेम की समरूपता की पूर्णता में नहीं, बल्कि इसके विकास की सुंदरता में निहित है। ब्रह्मांड विशाल है और इसके भीतर हमें बताने के लिए अपने स्वयं के नक्षत्र, अपनी कहानियाँ मिलती हैं। और इसलिए गोधूली के आलिंगन के साथ मैंने अपने जीवन के उस अध्याय को अलविदा कह दिया जो दिल के दर्द और लालसा की स्याही से लिखा गया था। जैसे ही तारे ऊपर टिमटिमाना शुरू करते हैं, मैं अपनी निगाहें आसमान की ओर उठाता हूँ और महसूस करता हूँ कि हल्की हवा मेरे चेहरे को छू रही है। मैं गहरी सांस लेता हूँ, एक नई सुबह के सार में सांस लेता हूँ, एक ऐसी सुबह जो अनंत संभावनाओं वाले भविष्य का वादा करती है। अंत में मैं समझता हूँ कि मेरी कहानी उसके निष्कर्ष से नहीं बल्कि उस अदम्य भावना से परिभाषित होती है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दुनिया इशारा करती है और मैं कल के कैनवस पर कदम रखता हूँ, अपने जीवन को उन रंगों से रंगने के लिए उत्सुक हूँ जो विशिष्ट रूप से मेरे हैं। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।